हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। हम लोग आयुर्वेद पे बात कर रहे थे। तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर का क्या कंपोजिशन है, शरीर कैसे बना है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इसमें वात पित्त कफ देख लिया था और पंच महाभूत देख लिए थे। यानी आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है और पंच महाभूत ही मिलके बनाते हैं वात पित्त कफ, त्रिदोष बनाते हैं। ये भी हमारे शरीर को चलाने के लिए, शरीर को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वात पित्त कफ। क्योंकि वात नहीं होगा मूवमेंट नहीं होगा, पित्त नहीं होगा पाचन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कफ नहीं होगा मोबाइलिटी नहीं होगी, शरीर में चिकनावट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ रहे थे हम लोग सप्त धातु। 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होती हैं, जिनसे मिलके हमारा शरीर बना है। वो धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और इन सब के बाद फिर आता है ओज, जो व्यक्ति के चेहरे पे दिखाई देता है। लेकिन मेन 7 सप्त धातु बोलते हैं इसको। इन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो रस यानी जो हम खाना खाते हैं, सबसे पहले कोई भी भोजन खाते हैं मुंह में रखते हैं, मुंह में रखने के बाद उसको हम 32 बार चबाते हैं। चबाने के बाद जब वह स्टमक में जाता है तो स्टमक उसको तोड़ता है। स्टमक क्या करता है, जैसा हम खाना खाते हैं उसी खाने को मथता है, तोड़ता है, क्रेविंग करता है उसको और स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है, बहुत महीन में। यानी शरीर के अकॉर्डिंग जैसा शरीर को ज़रूरत है स्टमक उसको वैसा बनाने का कार्य करता है, बिल्कुल पीस देता है, पानी की जैसा कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। भोजन को इतना महीन पीना मतलब खाना चाहिए 32 बार चबा के, जिससे कि आपके दांत का काम, हाथ को, स्टमक को कम करना पड़े। इसलिए जल्दी जल्दी खाने के लिए मना किया जाता है। तो जब हम आराम से खाना खाते हैं स्टमक में आता है, स्टमक क्या करता है, उस खाने को तोड़ के रस में बनाता है, लिक्विड बनाता है, रस बनाता है। ठीक है। तो जो हमने खाना खाया सबसे पहले कौन सी धातु बनी? रस। ठीक। वही जब लिक्विड आगे बढ़ता है, रस पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद यह रस किस में मिल जाता है? रक्त में। अभी भी एकदम से रक्त नहीं बनता है, लेकिन ये उसमें मिल जाता है। उसके बाद फिर ये स्प्लीन है, लीवर है और सारी जगह जाता है। और फिर जो भी प्रक्रिया इसमें चलती है, यही रस किस में बदल जाता है? रक्त में बदल जाता है, ब्लड में बदल जाता है। फिर यही ब्लड फिर किस में बदल जाता है? मांस में। मांस मीन्स हमारी मांसपेशी है, टिश्यू है। और ये क्या करती हैं? मांस ये हमें सहारा देती है, सुरक्षा देती है तथा शरीर की गतिविधियों में मदद करती है। मांस फिर बनता है मेद। मेद मीन्स फैट जो कि हमारे शरीर में आजकल ज़्यादा बन रहा है, जिसको उल्टा सीधा खान पान की वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फैट इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर है अस्थि। मेद के बाद फिर आता है अस्थि। अस्थि रिप्रेजेंट बोन टिश्यू। अस्थि नाम भी अस्थि है। अस्थि किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे बोन टिश्यू को, यानी हड्डी के ऊतक को।
इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। यह शरीर को ढांचागत सहारा देता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यानी शरीर जो हमारा दिख रहा है ये शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है, शरीर का बेस बनाता है, ऐसे कह सकते हैं। बोन क्या है, हमारे शरीर की स्ट्रक्चर ढांचा बनाते हैं और इसी पे हमारा शरीर टिका रहता है, इसी में हमारे ऑर्गन्स सुरक्षित रहते हैं। बोन के ही घेरे में हमारा शरीर, हमारी लंबाई चौड़ाई, हमारे शरीर का आकार बोन के ही सारी, यानी बोन ना हो, यदि हमारे शरीर में हड्डियाँ ना हो तो हमारा शरीर जो हम वर्टिकली सीधा देखते हैं व्यक्ति को चलते फिरते काम करते कुछ ना कर पाए। तो अस्थि, अस्थि के बाद फिर बनती है मज्जा। मज्जा, मज्जा इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बोन मैरो। मज्जा किससे संबंधित है? बोन मैरो से संबंधित है। बोन मैरो को हिंदी में या संस्कृत में मज्जा कहते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू नरिशमेंट एंड स्ट्रेंथ। यह पोषण और शक्ति प्रदान करने में योगदान देता है। ये पोषण प्रदान करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। शुक्र, अस्थि मज्जा के बाद फिर जो बनता है, देखिए मज्जा उधर क्या करती है, बोन मैरो ही ब्लड का भी निर्माण करती है, WBC RBC ये सारी चीज़ें, ये तो साइड यहीं से बनता है, शुक्र का निर्माण होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। शुक्र इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। शुक्र का संबंध प्रजनन ऊतक और प्रजनन क्षमता से है। यानी जो स्त्री पुरुष दोनों की बात है यहाँ पे, तो शुक्र का संबंध हमारी प्रजनन क्षमता से है। यानी जो हम खाना खाते हैं मज्जा के बाद वो किस में परिवर्तित होता है? शुक्र में। और ये प्रक्रिया बताते हैं कि 40 दिन में पूरी होती है। ऐसा नहीं कि आज हमने खाना खाया और आज ही रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब आज ही तैयार होगा, नहीं। आज हम जो खाना खाते हैं उसका 40 दिन बाद, हाँ, ऊर्जा आज ही मिल जाती है, ऐसा नहीं कि शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा भी मिल जाएगी, बट इसका जो शुक्र है वो 40 दिन बाद। और फिर शुक्र के बाद जो जिसका ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो मजबूत रहता है, उसके चेहरे पे देखें तेज, जो अपने शुक्र का संरक्षण करता है उसके चेहरे पे तेज ओज चमकता रहता है। यही शुक्र धातु का एसेंस है। शुक्र मीन्स जो भी सप्त धातु हैं, सब धातुओं का एसेंस शुक्र है। शुक्र का भी एसेंस है ओज, जो हमारे चेहरे पे चमकता है। आजकल चेहरे को चमकाने के लिए बहुत से आर्टिफिशियल साधन हैं, उनका उपयोग करके कैमरे के सामने बहुत से लोग दिखेंगे आपको, बट ये असली चमक, असली ओज की बात हो रही है, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो प्रोसेस के माध्यम से बना है, आर्टिफिशियल नहीं कि जब पार्लर से आए तब तो चेहरा चमक रहा है, अगले दिन पता है लग रहा है कि पहचानने में भी नहीं आ रहा है। आजकल शादी पार्टियों में ऐसा होता है ना, इतना ज़्यादा मेकअप होगा, इतना ज़्यादा मेकअप होगा, अगले दिन पहचानने में भी नहीं आते। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन एंड वाइटैलिटी। यह प्रजनन और जीवन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना प्रजनन भी संभव है और हमारी जीवनी शक्ति भी नहीं रहेगी। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो। द ट्रेडिशनल सीक्वेंस ऑफ सप्त धातु इज रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये क्रमबद्ध तरीके से बताया गया। ठीक है, ये भी शरीर को सप्त धातु भी बनाती हैं
नेक्स्ट दिया गया है मल। मल मीन्स क्या है? हमारे शरीर के यदि देखा जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है जिनका हमारे शरीर में काम नहीं है। यदि अब शरीर में काम तो नहीं है, लेकिन यदि ये शरीर में रुक जाएं, इनकी प्रक्रिया स्लो हो जाए, इनकी प्रक्रिया बंद हो जाए, रुक जाए, तब ये फिर हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए काफ़ी, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में मल जो है वो भूमिका निभाता है। मल मीन्स हमारे शरीर की गंदगी, और जब गंदगी बाहर नहीं निकल पाती है तो शरीर, जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर बीमार होगा ही होगा। मल, आयुर्वेदा recognize the proper formation and elimination of waste product as essential for maintaining health। तो ये भी मल भी हमारे शरीर को पोषण देने, सुरक्षा रखने में सहायक होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपशिष्ट पदार्थों के सही निर्माण और उसके निष्कासन शरीर से बाहर निकालने को आवश्यक मानता है। तो द थ्री प्रिंसिपल मलास आर, तीन मुख्य प्रकार, मल के तीन मुख्य प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पुरीस। पुरीस refers to feces, the solid waste eliminated through the digestive tract। पुरीस का अर्थ है मल, जो पाचन तंत्र के माध्यम से बाहर निकलने वाला ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, जो एक्चुअल में मल है। इसको फेसिस भी बोलते हैं, लैटिन है, पोटी है, ठीक है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ हो गया। फिर है मूत्र, यूरिन। मूत्र रिफर्स टू यूरिन विच इज एलिमिनेटेड थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। मूत्र का अर्थ है पेशाब, जो मूत्र प्रणाली के माध्यम से बाहर निकलता है। जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, यूवी है, यूवी ब्लैडर है, इसके माध्यम से ये मूत्र बाहर निकलता है शरीर में। और मूत्र भी क्या है? एक तरह की हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो माइक्रो लेवल पे होते हैं, वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, जो हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का, इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। यदि लंबे समय तक आप यूरिन रोक लेते हैं तो इसका प्रेशर आपकी किडनी पे पड़ता है, किडनी पे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। हो सकता है लंबे समय तक यूरिन यदि डेली होल्ड करते हैं तो पथरी वगैरह होने के भी चांस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो तीसरा मल है स्वेद। स्वेदा रिफर्स टू स्वेट विच इज एलिमिनेटेड थ्रू द स्किन एंड इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ बॉडी हीट। स्वेद का अर्थ है पसीना, स्वेट, जो त्वचा के माध्यम से निकलता है और पारंपरिक रूप से शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने से जुड़ा है। पारंपरिक रूप से शरीर को गर्मी को नियंत्रित करने से जुड़ा है स्वेद, यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है स्वेद। प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ मल इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस। शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मल का सही ढंग से बाहर निकालना महत्वपूर्ण है। जो हमारे शरीर का वेस्ट
प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उनका सही से निकलना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये भी मिलके हमारे शरीर में काम करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाने में काम करते हैं। पाँचवा है स्रोत्र, बॉडी चैनल्स। स्रोत्र क्या होता है? बॉडी चैनल्स। स्रोत्र आर डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा एज channel or pathway through which various substances and physiological processes occur in the body। आयुर्वेद में स्रोत की ऐसी नलिकाओं या मार्गों के रूप में वर्णित किया गया है जिनके माध्यम से शरीर में विभिन्न पदार्थों का संचार और शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्रोत का इस प्रकार है। तो स्रोत मीन्स ये हमारे शरीर के बॉडी चैनल या हमारी शरीर में बॉडी चैनल्स, जिनको आज के समय में तो नस नलिकाएँ कह देते हैं, लेकिन ये स्रोत जो हैं ये मतलब अदृश्य रूप में और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में कुछ नलिकाएं हैं, नली हैं जो काम करती हैं। इन स्रोत में सम इम्पोर्टेंट स्रोतास इंक्लूड प्राणवाह स्रोत, यानी इसका प्राणवाह स्रोत जो है वो हमारे शरीर के प्राण के प्रवाहित के लिए जिम्मेदार है, प्राण के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है ये। नेक्स्ट है अन्नवह स्रोत, यानी ये हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है। जो भी ट्रैक्ट, जो भी रास्ता, जो भी स्रोत भोजन से जुड़ा है वह अन्नवह स्रोत है। और प्राणवह स्रोत जो पहला स्रोत बताया गया था वह हमारे प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। फिर है उदक वह स्रोत। उदक मीन्स पानी से जुड़ा चैनल, चैनल एसोसिएटेड विद वाटर। फिर रसवह स्रोत, रसवह स्रोत मीन्स चैनल एसोसिएटेड विद रस। रक्तवह स्रोत चैनल एसोसिएटेड विद रक्त। मूत्रवह स्रोत चैनल एसोसिएटेड विद यूरिन। तो ये 14, वैसे 14 बताए गए, यहाँ पे 3, 6, 7 स्रोत बताए गए हैं, और भी हैं। ये भी हमारे शरीर को मेंटेन रखने में भूमिका निभाते हैं। फिर आ गई आपकी इंद्रियां। इंद्रियां सेंस ऑर्गन्स। आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज 5 ज्ञानेंद्रिय आर ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज। आयुर्वेद 5 ज्ञानेंद्रियों को मानता है। आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज 5 ज्ञानेंद्रिय। तो कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं? 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? सबसे पहले श्रोत्र यानी ईयर, कान। त्वक यानी त्वचा। चक्षु यानी आई। जिह्वा टंग। घ्राण नोच। दे परसीव, ये इनका अनुभव करती हैं। तो दे परसीव साउंड। साउंड कौन? कान। ध्वनि किसके माध्यम से सुनाई देती है? कान।
टच, स्पर्श, किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। फॉर्म, रूप, रूप आँख से देखते हैं। और आग, चक्षु, आँख। जिह्वा, टंग, टेस्ट, टेस्ट, जिह्वा का जो अनुभव है वो क्या है? टेस्ट। और स्मेल, स्मेल मीन्स गंध, सुगंध। घ्राण यानी नाक, नाक किससे संबंधित है? गंध से संबंधित है। द सेंस इंटैक्ट विद द माइंड टू प्रोड्यूस परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। ये इनका अनुभव करती हैं ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। इंद्रियां मन के साथ मिलकर बोध और अनुभव पैदा करती हैं। इंद्रियां मन के साथ मिलकर बोध और अनुभव पैदा करती हैं, यानी इन इंद्रियों को ही कंट्रोल किया जाता है। इंद्रियों को ही कंट्रोल किया जाता है समाधि के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। इंद्रियां कंट्रोल आ गई तो मन कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हम समाधि की अवस्था तक जा सकते हैं। मानस, मनस मीन्स मन। मनस आर माइंड इज एन, मनस आर माइंड is an important part of the Ayurvedic understanding of the human being. मानस या मन इंसान के बारे में आयुर्वेदिक समझ का एक अहम हिस्सा है। मनुष्य का मन इंसान के बारे में, मनुष्य के बारे में आयुर्वेदिक समझ का एक अहम हिस्सा है। It coordinates sensory information and is individual thinking, attention, emotion and decision making. यह इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी में तालमेल बिठाता है और सोचने, ध्यान देने, भावनाओं और फैसला लेने में शामिल होता है। Ayurveda therefore does not consider the human body as merely a physical structure. आयुर्वेद इंसानी शरीर को सिर्फ एक शारीरिक ढांचा नहीं मानता। फिजिकल हेल्थ इज क्लोजली कनेक्टेड विद मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। शारीरिक सेहत का मानसिक और भावनात्मक सेहत से गहरा संबंध है। तो मन भी है जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। रोल ऑफ अग्नि, अग्नि इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आयुर्वेदिक शरीर विज्ञान में अग्नि एक और अहम कॉन्सेप्ट है। It refers broadly to the process of design and transformation. इसका मतलब मोटे तौर पर पाचन और बदलाव की प्रक्रिया से है। अग्नि क्या करती है? हमारे शरीर में पाचन का काम करती है और पोषण का काम करती है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, बदलाव।
मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत बनाए रखती है। ओवरऑल फिजियोलॉजिकल बैलेंस, कुल मिलाकर शारीरिक संतुलन होता है। डिस्टर्बेंस ऑफ अग्नि इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। पारंपरिक रूप से अग्नि में गड़बड़ी को बीमारी होने का एक अहम कारण माना जाता है। यानी शरीर में हमारे अग्नि कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब भी नुकसान है। टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाएगा, पाचन अच्छे से नहीं होगा। Ayurveda defines health in terms of balance among the body's functional and structural components. आयुर्वेद सेहत को शरीर के काम करने वाले और संरचनात्मक हिस्से के बीच संतुलन के तौर पर परिभाषित करता है। A classical definition from Sushruta Samhita describe a healthy person as one is whom the doshas, agni, dhatu, and malas are in balance, and the mind, sense, and consciousness are content. सुश्रुत संहिता की एक पारंपरिक परिभाषा के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसमें दोष, अग्नि, धातु और मल संतुलित हो और मन, इंद्रिय और चेतना प्रसन्न हो। Thus health is not merely freedom from disease. इस तरह सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी से मुक्ति नहीं, इट इंक्लूड्स और भी चीज़ें इसमें शामिल है। फिजिकल बैलेंस, प्रॉपर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल एलिमिनेशन, मेंटल स्टेबिलिटी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेंस, फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। शारीरिक संतुलन, सही पाचन और मेटाबॉलिज्म, सामान्य मल का मूत्र त्याग, मानसिक स्थिरता, इंद्रियों का सही ढंग से काम करना, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आयुर्वेद के अनुसार। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरोपैथी के अनुसार, कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या कहती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है शरीर। आयुर्वेद में मल है, सप्त धातु है और त्रिदोष है, पंच महाभूत है, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना है। हम लोगों ने देख लिया है, नेचुरोपैथी में अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके।